स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक वाइज जीके, जिसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मौर्य काल से संबंधित जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके बारे में। और आज की वीडियो में आज उसी के आगे पढ़ते हैं और इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। यानी कि जो विदेशी यात्री था जिसका नाम मेगास्थनीज था, वो उसने क्या किया, भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया, यह पूछा गया है। तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 7। तो याद रखिएगा जो मेगास्थनीज था इसने भारतीय समाज को कुल कितने श्रेणियों में विभक्त किया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 7 श्रेणियों में। तो यहाँ से याद रखना है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया, तो 7 श्रेणियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। यानी कि कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पुस्तक का नाम जो है अर्थशास्त्र है, तो इस वजह से कई लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको अर्थशास्त्र में टिक मार देते हैं। लेकिन ये जो पुस्तक है ये किससे संबंधित है यह अभी पता चल जाएगा आपको। तो जो इस क्वेश्चन के लिए विकल्प है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। विकल्प ए है आर्थिक जीवन, विकल्प बी है राजनीतिक नीतियां और सी है धार्मिक जीवन और डी है सामाजिक जीवन। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियां। यानी कि जो अर्थशास्त्र है वह राजनीति से संबंधित पुस्तक है, अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं इनकी पुस्तक को लेकर। तो चाणक्य का अर्थशास्त्र जो है किस विषय की पुस्तक है, तो राजनीति से संबंधित पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। बताना है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो अफगानिस्तान है, बी बिहार है, सी जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका श्रीलंका। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो सी श्रीलंका हो जाएगा और डी है कलिंग। तो इनमें से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन सी दिख रहा है, श्रीलंका जो है इनके क्षेत्र में सम्मिलित नहीं था। बाकी ये सभी जो तीनों हैं ये इनके क्षेत्र में सम्मिलित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। बताना है कि सर्वप्रथम ऐसा कौन सा शासक था जिसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक महान, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और ऑप्शन डी है कनिष्क। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा कि वह शासक कौन था, तो वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखना है सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को किसने अपनी राजधानी बनाई, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। यानी बताना है कि जो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल है वह मुख्यतः किन चीज़ों से बना था। तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ए है ईंटों का, बी पत्थर का, सी लकड़ी का और डी मिट्टी का। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ से वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लकड़ी का। तो याद रखना है चंद्रगुप्त का महल जो पाटलिपुत्र में स्थित है किससे बना था, लकड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर यानी कि जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। यानी कि जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने अपने आश्रय गृह के रूप में किया। तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया है अजीवकों ने, ऑप्शन बी थारुओं ने, ऑप्शन डी जैनों ने और ऑप्शन डी कह रहा है कि तांत्रिकों ने। ऑप्शन सी जैनों ने और ऑप्शन डी है तांत्रिकों ने। तो बताना है जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का यहाँ से वह हो जाएगा किसने आश्रय गृह के रूप में उपयोग किया था इसका। तो यहाँ से आपका ऑप्शन जो है ए जो है सही हो जाएगा। अजीविकों ने क्या किया था, इसका उपयोग किया था अपने आश्रय गृह के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रथम प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। यानी कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जो यह बताता है कि जो चंद्रगुप्त का प्रभाव था वह पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ए है कलिंग अभिलेख, बी है अशोक का गिरनार अभिलेख, सी है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख और डी है अशोक का सोपारा अभिलेख। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। तो ये क्या बताता है, जूनागढ़ अभिलेख जो है यह बताता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। यह किस अभिलेख में है, तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख जो है उससे यह पता चलता है। नेक्स्ट है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यानी कि वह ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो ए है मस्की का लघु स्तंभ, बी है रुम्मनदेई स्तंभ,
सी है क्वीन स्तंभ और डी है भारब्रू या भाब्रू स्तंभ। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन जो है डी, भाब्रू स्तंभ जो है ये यहाँ से राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को याद रखना है। स्वयं को मगध का सम्राट किस स्तंभ में बताया, तो भाब्रू अभिलेख में, भाब्रू स्तंभ में बताया है। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। बताना है कि जो प्रथम भारतीय साम्राज्य था किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ए है कनिष्क द्वारा, बी हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी है समुद्रगुप्त द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब यहाँ से हो जाएगा क्वेश्चन कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो यहाँ से जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो इस क्वेश्चन को याद रखना है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो बताना है वह कौन सा शिलालेख है। तो ए है देवप्रयाग में, बी कालसी में, सी केदारनाथ में और डी ऋषिकेश में। यानी कि कहाँ पर, उत्तरांचल में कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ से वह हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा यहाँ से कालसी में। तो उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कहाँ स्थित है, कालसी में। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसे सही कर लीजिएगा। यहाँ सांधी नहीं सांची रहेगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था, इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त और ऑप्शन डी है खरगोन। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यहाँ से वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है अशोक जो है सही हो जाएगा। तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। इस क्वेश्चन पे आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार जो लैंग्वेज बदल बदल के पूछा जाता है। तो इसके लिए जो विकल्प हैं, ए है जॉन टावर, बी है हैरी स्मिथ, सी है चार्ल्स मेटकाफ और डी है जेम्स प्रिंसेप। तो जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। तो ये क्वेश्चन आप काफ़ी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में जो है लैंग्वेज बदल बदल के पूछा जाता है। जैसा कि यहाँ पूछा गया है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो जेम्स प्रिंसेप। इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज बदल के कई टाइप से पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो बताना है जो कलिंग युद्ध है उसकी विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में है। तो ऑप्शन जो है इसके लिए शिलालेख फर्स्ट, शिलालेख सेकेंड और शिलालेख 12, शिलालेख पहला, दूसरा, 12वां और 13वां शिलालेख जो है, तो इनमें से कौन से शिलालेख में है। तो ऑप्शन इसके लिए जो सही हो जाएगा डी सही हो जाएगा। शिलालेख जो है इनका 13वां शिलालेख जो है उसमें इसका वर्णन है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के कौन से 13वें शिलालेख में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। इस क्वेश्चन पर भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान देना है कि जितने भी राजदूत आए तो उनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, तो उनको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जैसे जितने भी विदेशी राजदूत आए या विदेशी व्यापारी भारत में आए, तो ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है इतिहास में कि वो जब आए तो किसके शासनकाल में आए या किसके समकालीन थे, या फिर वो जो आए तो यहाँ पे उन्होंने कौन सी शिक्षा ग्रहण की या फिर किस पुस्तक की रचना की। तो उनसे संबंधित जितने भी प्रकार के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं सबको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए। तो इसके लिए जो विकल्प है अशोक, हर्षवर्धन और सी है चंद्रगुप्त मौर्य और डी है हेमू। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के। तो याद रखना है जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत यानी कि मेगास्थनीज था वह किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो 1352 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, 173 ईसा पूर्व में और 261 ईसा पूर्व में। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा।
305 ईसा पूर्व में। तो याद रखना है सेल्यूकस को कब पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, 305 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। तो इसके लिए जो आपके विकल्प हैं, ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक, सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी है बिंदुसार। तो बताना है कौन सा राजा जो है प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन बी जो है अशोक जो है यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। तो इसके लिए जो ऑप्शन है अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, ऑप्शन बी है विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, ऑप्शन सी है भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ से वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कि भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। तो यही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं। तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ए प्राकृत व ब्राह्मी, बी है संस्कृत व ब्राह्मी और सी है पाली व ब्राह्मी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है प्राकृत और ब्राह्मी लिपि यहाँ से सही हो जाएगा। तो अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में है, तो प्राकृत व ब्राह्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है, ए ब्राह्मण साहित्य, बी है जैन साहित्य, सी है मुद्रा राक्षस और डी है बौद्ध साहित्य। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है मुद्रा राक्षस, ये यहाँ से सही हो जाएगा। तो यहाँ इस ग्रंथ में क्या किया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी कि निम्न कुल के शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। तो इसके लिए जो ए ऑप्शन है कालसी, बी है रुम्मनदेही, सी है विशिष्ट कलिंग राज्यादेश और डी है मास्की। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका जो है यानी कि मास्की जो है यहाँ से ये सही हो जाएगा। तो व्यक्तिगत नाम का उल्लेख, अशोक नाम का उल्लेख किस राज्यादेश में मिलता है, मास्की राज्यादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ के बारे में गलत है। तो ए है इन पर बढ़िया पॉलिश है, बी ये अखंड है, सी है कि स्तंभों का सैफ्ट सूंडाकार है। यहाँ पे गुंडाकार लिख गया है, यहाँ पे आपका रहेगा सूंडाकार। तो यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा कि स्तंभों का जो सैफ्ट है वह सूंडाकार है और ऑप्शन डी है ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो जो सही जवाब इसका हो जाएगा इस क्वेश्चन का वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। यही जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। तो इसके लिए जो ऑप्शन ए है अशोक, बी है बिंदुसार, सी है चंद्रगुप्त और डी है दशरथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ से वह हो जाएगा आपका विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ से अशोक ने। तो श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की, तो अशोक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ए अर्थशास्त्र, बी है मुद्रा राक्षस, सी है अष्टाध्यायी और डी है वृहत कथा मंजरी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा अर्थशास्त्र में। तो शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है, अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोह के से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो इसके लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है नागार्जुन, ऑप्शन बी है निग्रोध, ऑप्शन सी है उपगुप्त और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ से वह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उपगुप्त। तो उपगुप्त से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोया कहा। तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी स्ट्रैम्बी, ऑप्शन सी है प्लूटार्क और ऑप्शन डी है एरियन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ से वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है यहाँ से सही हो जाएगा। और इसने क्या कहा, पाटलिपुत्र को पोलिब्रोया कहा मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट है मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है, तो भवन निर्माण अधिकारी को, बी है सड़क निर्माण अधिकारी, सी है कृषि विभाग का अधिकारी और डी है माप तौल का अधिकारी। तो एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है मौर्य काल में, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सड़क निर्माण अधिकारी जो था उसे कहा जाता था एग्रोनोमाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। तो गुप्तचर जो है उन्हें क्या कहा जाता था, तो गूढ़ पुरुष, बी है गुप्तचर, सी है संस्था व संचार,
डी है खोजी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है गुप्तचर, यहाँ से सही हो जाएगा। तो गुप्तचरों को मौर्य काल में गुप्तचर के नाम से ही जाना जाता था। नेक्स्ट है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो ए है महाबली, बी है वीर सिंह, सी है तिश और डी है राणा सिंह। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ से तिश सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है पूर्व, ऑप्शन बी है परिशिष्ट पर्वन और ऑप्शन सी है अंग, ऑप्शन डी है उपांग। तो जो सही जवाब हो जाएगा यहाँ से वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी परिशिष्ट पर्वन जो है। इसमें क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया। नेक्स्ट है, किस महीने से मौर्य का राजकीय वर्ष आरंभ होता है? यानी कि कौन से महीने से मौर्यों का राजकीय वर्ष आरंभ होता है? तो इसके लिए जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है फाल्गुन यानी मार्च, बी आषाढ़, सी ज्येष्ठ और डी है पौष माघ यानी कि जनवरी फरवरी। तो जो सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है आषाढ़ या फिर जुलाई। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसके लिए जो ए ऑप्शन है जाहत मुद्रा, बी है शिलालेख, सी है यूनानी लेख और डी है बौद्ध साहित्य। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ से सही हो जाएगा शिलालेख। तो अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? तो शिलालेख हैं। नेक्स्ट है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपके विकल्प हैं वह है कि ब्राह्मी, सी है अरमाइक और ऑप्शन बी है अरमाइक, सी है खरोष्टी और ऑप्शन डी है यूनानी। तो जो सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन ए जो है ब्राह्मी जो है यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? ए है अफगानिस्तान, बी चीन, सी है वर्मा और डी है नेपाल। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अफगानिस्तान। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें ताकि टॉपिक वाइज जीके उन्हें भी प्रैक्टिस करने का मौका मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस टॉपिक से कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बचे हैं उनके साथ, और कल के बाद यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो है इस टॉपिक से लास्ट वीडियो होगी और उसके बाद हम नया टॉपिक चालू करेंगे। तो धन्यवाद।